नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ चुकी है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन और राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंचकुला का कार्यकाल 4 जनवरी को खत्म हो चुका है, तो वहीं सोनीपत और अंबाला में कार्यकाल 12 और 13 जनवरी को खत्म होगा। इसके बाद इन नगर निगमों के कार्यों की जिम्मेदारी प्रशासक संभालेंगे। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने लेटर जारी किया है। चुनाव को देखते हुए सियासी दल भी एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी भी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव समिति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायकों तक सभी का नाम इस समिति में शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस पूरे दमखम से मैदान में उतरी है। जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, जो जनवरी में कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसके विषय में हमने पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के हमारे सांसद साहिबान, विधायक साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और जो महत्वपूर्ण लोग थे वहाँ कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए, उनकी एक आवश्यक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे प्रभारी श्री वी.के. हरिप्रसाद जी, जिसमें CLP लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हम खुद मौजूद थे। तसल्ली से उनसे सब बातें डिस्कस की गई और उनसे आने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। उनकी ड्यूटी लगाई गई, किस तरह से हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी के उम्मीदवार का चयन करना है और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको तलाश करके उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए, पार्षद के उम्मीदवार के लिए उनको तैयारी के लिए हमें आगे कर इसके विचार विमर्श करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है। सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में है। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। ये चुनावी परिणाम निश्चित रूप से हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों की आगामी राजनीति की दिशा तय करेंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनावी रण में किसकी जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा जी के पास चलेंगे। यशपाल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कैसे देख रहे हैं आप तैयारियों को लेकर? देखिए, एक तरफ कांग्रेस की ओर से तो तैयारियां तेज कर दी गई, चुनाव समिति का गठन भी कर दिया गया है। यशपाल जी, बीजेपी की क्या तैयारियां जमीनी स्तर पर? बीजेपी तो जमीन सतर की पार्टी है और इसमें मुझे लगता है कि हर समय जो कार्यकर्ता तैयार रहते हैं और जो प्रदेश हित के अंदर सेवा भाव से जो काम कार्य होते हैं उसके लिए सदा तैयार रहते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा इलेक्शन हो, हम तो हमेशा उसको उस मूवमेंट से लेते हैं कि इस इलेक्शन को जीतना कैसे है, उसकी व्यू रचना बनानी कैसे है और इलेक्शन को पब्लिक के बीच में रह के, पब्लिक के साथ मिलके, पब्लिक के जो काम है उनके साथ रह के काम करके और अपनी मेहनत करके उन इलेक्शनों को जीतते हैं। चाहे इससे पहले कितने भी आप लोगों ने इलेक्शन देखे होंगे, हर इलेक्शन में बीजेपी का पहले से ज्यादा वोट परसेंटेज रहता है और हर इलेक्शन जो होता है उसके बाद आपको हमेशा ये दिखाई देता है कि इन बीजेपी की पकड़ और पब्लिक के अंदर मजबूत होती चली जा रही है। तो निरंतर जो कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, 1 to 1 काम करते हैं, डोर टू डोर काम करते हैं, एक एक आदमी से कनेक्ट रहते हैं, चाहे हमारे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे और कार्यकर्ता हो, सारे 1 to 1 लोगों से कनेक्ट रहते हैं। ये उसी का रिजल्ट है, कार्यकर्ताओं का रिजल्ट है कि बीजेपी एक तरफा इलेक्शन पहले भी जीतती रही है। अब इन नगर निगम के इलेक्शन जो आने वाले हैं उनके अंदर भी एक तरफा इलेक्शन रहेगा। यशपाल जी, आपको क्या लगता है इस बार जिस तरह से पहले से ही कांग्रेस एक्टिव हो गई, चुनाव समिति का गठन भी किया गया, कई दिग्गजों के नाम उसमें शामिल हैं, पूर्व विधायक भी शामिल रहेंगे, क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के लिए टफ होने वाला है मुकाबला इस बार? देखिए भावना जी, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस तो पहले से ही आपने देखा किस तरीके से काम करते हैं। इनके अंदर इतने धड़े हैं, इतने गुट हैं कि एक एक जितने लोग आज आपको दिख रहे हैं इस कमेटी में जो इन्होंने बनाई होगी, जो इलेक्शनों के लिए बनाई है, ये सबका अपना अपना गुट है, अपना अपना धड़ा। वो उसको नहीं देख सकता, वो उसको नहीं देख सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात,
अगर ये सब यूनाइट होकर भी लड़ते हैं, पब्लिक इनको नहीं चाहती। पब्लिक बिल्कुल इनको नकार चुकी है कि जिस तरीके से प्रदेश या देश की जनता इनको नकार चुकी है, उसको देखते हुए जैसे पिछले इलेक्शनों का रिजल्ट रहा है, जैसे पिछले इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके से लोगों ने नकारा है, और आने वाले नगर निगम के इलेक्शनों के अंदर भी कांग्रेस को नकारेगी और बीजेपी एक तरफा जीत करेगी। ठीक है यशपाल जी, देखिए तो सभी सियासी दल दावा करते हैं अपनी जीत का, लेकिन जमीनी स्तर पर किसकी स्थिति बेहतर है वो हम समझेंगे। राजेंद्र जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। देखिए जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे दमखम से मैदान में उतरेंगे, चुनाव समिति भी बना दी है। अभी यशपाल जी हैं, जिक्र कर रहे थे कांग्रेस की खामियों का। आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर कौन मजबूत स्थिति में है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी विधानसभा चुनाव पिछले साल अक्टूबर में हुए थे, उससे पहले एमपी के इलेक्शन हुए, लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में तो खैर कांग्रेस ने एक अच्छा मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जितनी उनकी उम्मीद थी वो बहुमत, साधारण बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। उनको तो लग रहा था कि हम जो है काफी बड़े लेवल पर काफी 65, 70, 75 तक सीट हासिल कर लेंगे, इस तरह के दावे उनके किए जा रहे थे। तो ये ताकत तो परखने का और पार्टी की मजबूती, एकजुटता, कोई भी चुनाव पार्टी की मजबूती और उसके साथ जनसमर्थन, एकजुटता, पार्टी के नेताओं में जो एकजुटता, उनको परखने का एक मौका होता है। अब फिर वो विधानसभा चुनाव में साधारण बहुमत हासिल नहीं कर पाए, फिर भी ठीक है कि कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और वो मेन अपोजिशन पार्टी है। अब इसके बाद सैनी सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया। अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है कि लोकल बॉडी के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें मुद्दे कुछ अलग होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पार्टी की परफॉर्मेंस सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए वो लोगों के लिए किस तरह से आपने काम किया है, कितनी कल्याणकारी योजनाएं आप लेके आए हैं, उस सब का भी प्रभाव तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस को अब देखना है कि वो अपोजिशन में रहते हुए जो मुद्दे उठाती रही है, उन मुद्दों ने लोगों को किस तरह से प्रभावित किया है, कि किस तरह से मोटिवेट किया है। तो वो चुनाव में उतरेंगे पूरी तैयारी के साथ, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वो गुटबाजी हावी रही और बगावतें हावी रही, तो उसको देखते हुए अब लोकल बॉडीज के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें देखें कि क्या क्या नतीजा आता है। बिल्कुल तो कांग्रेस की, बिल्कुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो कमेटी तो बन गई है और उसमें सबको, कमेटी इतनी विशाल बनी है, जंबो कमेटी के सभी को उसमें स्थान दिया गया, लेकिन ये कमेटी वास्तव में एकजुटता प्रकट करेगी, चुनाव तक जो है एकजुट रह पाएगी क्या, ये एक देखने की बात है। क्योंकि कांग्रेस के साथ ये दिखाव का जो मुद्दा है एक काफी लगातार बना रहता है, वो तमाम प्रयासों के बावजूद जो है वो एकजुटता नहीं आ पाती। एकजुटता अगर रहेगी पार्टी में तो परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि कुछ करने की स्थिति में रहेगी। और पावर पार्टी का भी अपना है कि वो हम जो है संकल्प पत्र में जो वादे लेके आए थे 217 उसमें से 54 पूरे कर दिए, तो लोगों का क्या रुख रहता है ये काफी कुछ हद तक उसमें ये लोकल बॉडी जो चुनाव आ रहे हैं इसमें इसकी परख हो जाएगी। ये बिल्कुल इंतजार करना होगा नतीजों का। यशपाल जी, आपको क्या लगता है बीजेपी को फायदा होगा उनके काम को लेकर, या जिस तरह से भी आपने कांग्रेस की कुछ कमजोरियों का जिक्र किया, गुटबाजी का आपको फायदा मिलता है, ऐसे दावे कई बार किए जाते हैं? देखिए भावना, हमें किसी चीज का कांग्रेस की वजह से कोई फायदा ना मिलता है ना हमें चाहिए। हम लोग जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, या और जिले की जो कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश की हो, तो वो लोग सारे 1 to 1 पब्लिक में रह के, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब 1 to 1 रह के लोगों के बीच में, लोगों के दुख सुख में साथ रह के, लोगों से कनेक्ट होके और लोगों के स्थानीय मुद्दों को समझते हैं, स्थानीय मुद्दों को देखते हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं और राष्ट्र हित के अंदर काम करते हैं और प्रदेश हितों के अंदर काम करते हैं। तो उसको देखते हुए जनता हमेशा, पहले से ज्यादा वोट हमेशा इस वजह से मिलते हैं कि जो लोग हम कह के जाते हैं, जो वादे हम करके जाते हैं, उन वादों को पूरा करते हैं और उनकी वजह से जनता अगली बार अपने आप वो मैसेज देते हैं दूसरी स्टेट के अंदर भी या जिले के अंदर भी कि ये
जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, तो इनके जो कहना है वो पूरा करके दिखाते हैं, तो इसलिए लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहती है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर 20 नेता हैं तो 20 ही गुट हैं। अगर 20 नेता प्रदेश के माने जाते हैं या 10 माने जाते हैं तो सबका अलग अलग गुट है। अब इनके देखिए जिला अध्यक्ष बन गए हैं 2014 के बाद 2025 में आके इनके जिला अध्यक्ष बने, 11 साल बाद जिला अध्यक्ष बने, और उनको बने हुए मेरे ख्याल 5-6 महीने हो गए, लेकिन आज तक जिला कार्यकारिणी इनकी कहीं नहीं बनी। वो गुटबाजी की भेंट चढ़ी हुई है। तो इस तरीके से, और जनता के अंदर पूरी तरह नकारे हो चुके हैं ये, क्योंकि जनता इनके कार्यकाल को अगर हम देखें, उस समय 10 साल का कार्यकाल जो रहा है उसके अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर था, और बिना मतलब पर्ची खर्ची की जो बात हमारे माननीय पूर्व में सीएम मनोहर लाल जी रहे हैं, उन्होंने पर्ची खर्ची के बिना जो नौकरियां लगाई हैं, इनकी तो पर्ची चलती थी, फिर खर्ची चलती थी इनके समय के अंदर। लेकिन जो माननीय हमारे पूर्व में सीएम साहब रहे हैं मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची खर्ची की जो चलन चलाया, उन्हीं के नक्शे कदम पे नैब सिंह सैनी जी चल रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां लगाना। देखिए वादा किया था एक कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन नौकरियां लगाऊंगा। उसी दिन शपथ लेते ही सबसे पहले पहली कलम से उन बच्चों की नौकरियां लगाई थी जो कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के जो नेता हैं जो कोर्ट के अंदर जाके उन बच्चों का स्टे लेके आए थे, जिनको नौकरियां उन कार्यकाल में मिली थी, तुरंत प्रभाव से उनको नौकरियां दी गई। यह है बीजेपी का काम, यह है बीजेपी का काम करने का तरीका, और देश के लिए काम करना, प्रदेश के लिए काम करना। और कांग्रेस के अंदर व्यक्तिगत हितों को साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीजेपी के अंदर पब्लिक के हितों के लिए काम किया जाता है। तो ये फर्क है, ये फर्क हमेशा रहेगा। और जनता जिस तरीके से पहले भी नकारती आई है, और इन 3 जो आने वाले नगर निगम के इलेक्शन है उनके अंदर पूरी तरह इनको साफ कर देगी, और ये दिखा देगी आप कमेटी बनाओ, आप कमेटी ना बनाओ, लेकिन जनता आपके साथ कभी भी नहीं रहेगी, ना है। बिल्कुल यशपाल जी। राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से अभी कई मुख्य उपलब्धियां हम कहेंगे यशपाल जी ने गिनाई हैं भाजपा की, मुख्यमंत्री भी कई बार दावा करते हैं किस तरह से युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जाते हैं। क्या नगर निगम चुनाव के दौरान ये सारे मुद्दे प्रभाव डालेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीतिक तरीके से चलती है। एक तो ये है कि चुनाव के समय तात्कालिक कोई मुद्दा आ जाएगा, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, पता नहीं कोई क्या पार्टी अपनी तरफ से क्या मुद्दा लेकर आ जाए, एक तो ये है। दूसरे ये है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसमें किस तरह से फूट पैदा हो जाए, इसको भी हम नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि वो उसी समय पता चलेगा कि क्या स्थिति है। टिकट अलॉटमेंट होगा तब फिर कौन असंतुष्ट होता है, कौन नाराज होता है, कौन बगावत पर अपना पर्चा भरता है। तो ये एक तो ये पहलू हुआ। एक कोई मुद्दे जिस तरह के पावर पार्टी भी लेके आ सकती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये है तमाम तरह के आश्वासन वायदे, तो वो। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा देती है कि भाई ये जो है केंद्र में हमारी है, स्टेट में हमारी भी है और लोकल बॉडी में भी हमारी है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये एक जो फिलॉसफी है, ये जो सिद्धांत है, इससे भी लोग प्रभावित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में विकास ठीक से होगा, सरकार जो है उदारता के साथ बजट आवंटित करेगी, उदारता के साथ काम कराएगी, कुछ इस तरह की बात। तो कई बार इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा, ज्यादा विकास होगा और जरूरी सारे जो समस्याओं का निवारण होगा। तो एक ये है। अब यही है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि एक धारणा है, और ऐसा होता भी रहा है, कि उपचुनाव हुए, कोई लोकल बॉडी के चुनाव हुए, पावर पार्टी अक्सर जो है बाजी मार लेती है। लेकिन अब कांग्रेस किस तरह से, अभी तो कांग्रेस के पास एक मनरेगा का मुद्दा आ गया कि मनरेगा समाप्त हो गई, मनरेगा की जगह ऐसी योजना आ गई जिससे ग्रामीण जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको ठीक से जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा। इस तरह का वो मुद्दा उन्होंने बना दिया है और उसके लिए अभियान चल रहा है। तो कांग्रेस की अभी एकजुटता एक बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के साथ बिखराव की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कांग्रेस को कमजोर करती है। लेकिन वो जो है दावा जरूर उनका चलता रहता है कि ये तो जो है कांग्रेस एकजुट है, पार्टी एकजुट है, एकजुट लड़ेगी। लेकिन वो तमाम तरह की दरारें जो है समय आने पर दिखाई देती है और विरोधाभास दिखाई देता है। तो ये अभी ये नहीं कह सकते कि कौन कैसा किस तरह से परफॉर्म कर पाएगा।
पड़ेगा। लेकिन ये है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत लगाएंगे। अब देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी रणनीति ठीक से रखते हैं और अपने घर को ठीक रखते हैं। पहले तो घर में एकजुटता होनी चाहिए, एक एका होना चाहिए। हम मिलकर जो है चुनाव लड़े, सब अपनी ताकत लगाए और जो भी अपने वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करें अपने फेवर में। तो अब ये देखने की बात है कि चुनाव आते आते क्या दोनों पार्टियों की क्या पोजीशन होती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार करना होगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जब हम सियासी रण में उतर रहे हैं तो एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी में ही मतभेद होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन कांग्रेस पार्टी का? देखिए मैडम जी, पहले तो आप सबको नमस्कार, प्रणाम। देखिए अभी नगर पालिका इसके अपने चुनाव है इसके नगर परिषद के, तो इसमें कांग्रेस पार्टी तो तैयार है, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा जो हमारी इस टाइम सरकार है भाजपा की, उनका जो रवैया ढुलमिल है, लगता है कि ये चुनाव की तो हाथ दे रहे हैं, लेकिन चुनाव ये आगे भी सरका सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अगर इनको ये लगा कि आप लोग ठीक है और हमारे प्रत्याशी जीत सकते हैं, तो ये चुनाव फरवरी मार्च में करवा सकते हैं। लेकिन ये चुनाव में अपने अम्बाड़ा, सोनीपत और पंचकूला में क्या कहेंगे? अगर हम सोनीपत की बात देखते हैं, सोनीपत में जो उन्होंने वादे किए थे, वहां पे जाम की समस्या है, बहुत कबाड़ा है वहां पे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और वहाँ शहरीकरण भी बहुत ज्यादा हुआ है। और वहाँ पे सफाई का मेन जो मुद्दा होता है नगर पालिकाओं का, नगर परिषदों का, वो मेरी समझ में ये आता है कि वो एक समस्या सफाई के बारे में अपने जानकारों को ठेके देना और वो काम नहीं करना, एक लिपापोती भ्रष्टाचार। इधर पंचकूला की बात करें, पंचकूला हमारा साफ सुथरा शहर था, वहां पे पर्यावरण की प्रदूषण कितना रहा अब की बार, वहां की धूल मिट्टी ऐसा। और अम्बाड़ा तो हमारा संयुक्त पंजाब के समय से बहुत अच्छा प्रतिष्ठित डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वहां भी जाम। और अगर हम बात करें वहां इसके 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, उसके बाहर कितनी गंदगी फैली रहती है। और बस अड्डे में, आम सड़कों में भीड़ भाड़, जो उनका मेन मकसद है। ये चुनाव में जाएंगे किस मुंह से? उस समय तो सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार कह के वोट बटोर लिया इन्होंने। अब कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारे कप्तान डिस्ट्रिक्ट वाइज लवरेज हो चुके हैं, पूरी सेना हमारी तैयार है। हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी ने अभी कांग्रेस की चुनाव समिति घोषित कर दी है। इसमें 37 सदस्यों को, सभी समुदायों को, बड़े नेताओं को उसमें शामिल किया गया है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो सब कमेटियां भी चुनाव की बनाएंगे और पूरी मुस्तैदी से पूरी उससे इलेक्शन को हम तीनों के 3 चुनाव अगर ये फरवरी मार्च में कराते हैं या जब भी ये कराएंगे, हम तैयार हैं। चाहे ये 15 दिन के 20 दिन के नोटिस पे कराए, चाहे 2 महीने के कराए, हमारे पास इनके खिलाफ बहुत बातें हैं। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे वो श्रमिक जो मजदूरों की बात है, श्रमिक उनके 1500 करोड़ की बात हो, चाहे धान घोटाला हो, चाहे वो छात्रवृत्ति घोटाला हो, अनेक इनके जो मुखौटा था भाजपा का, वो हरियाणा की जनता के सामने आ गया है। और पूरी जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का सिलसिला अब हम तीनों चुनावों में, अम्बाला में, पंचकूला में, सोनीपत में बदलाव करके हरियाणा की जनता कांग्रेस को तीनों को 3 सीटें भारी बहुमत से कम मैं मैडम जी आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता भी सुन रहे होंगे और हरियाणा की जनता को कम से कम 20-30 हजार वोटों से हमारे मेयर और हमारे पूरी बहुमत से वहां पर कमेटियां बनेगी और हम पूरा काम करेंगे। और बड़े व्यवस्थित तरीके से हमारा जो सेनापति है राव नरेंद्र सिंह जी, उसके नेतृत्व में, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारी कुमारी शैलजा जी के, हमारे रणदीप सिंह जी और भी हमारे जितने नेता हैं, सब 37 के 37 वो सब एक है और एकजुटता से चुनाव लड़ा जाएगा। ये है मेरा कहना है।
ठीक है यशपाल जी, तो अपने सेनापति के साथ और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। अब बीजेपी को जरूरत है अपनी रणनीति बताने की। देखिए भावना, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बड़ी ध्यान से बातें सुन रहा था कि इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। हमारा सेनापति तैयार है, हमारी सेना तैयार है। सेनापति तो इनका तैयार है, सेना भी मान लेते तैयार है, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के इनका सेनापति है, बिना अस्त्र शस्त्र के इनकी सेना है। क्योंकि एक्चुअल में जो सेनापति है वो कोई और है, और वो जो सेनापति है उनको कोई देखना नहीं चाहता। जो और इतने बड़े गुट हैं इनके अंदर, जिन जिनके इन्होंने नाम लिए, इन्होंने तो 4 के नाम लिए, मैं तो 10 के गिनवा सकता हूं। चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे कैप्टन अजय हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, अब प्रदेश अध्यक्ष जी का अलग गुट हो गया, और इनके और बहुत सारे नेता हैं। जहां जहां जिस तरीके के नेता हैं वहां अलग अलग टाइप के गुट बने हुए हैं इन लोगों के। और वो लोग उस सेनापति को नहीं देखना चाहते जिस सेनापति को ये मान रहे हैं। वो जो सेनापति इनको दिखाई दे रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक्चुअल में वो सेनापति नहीं है, उनके ऊपर और कोई सेनापति है, और उनको देखना नहीं चाहते। तो इसलिए बिना अस्त्र शस्त्र के इनका सेनापति है, इनकी सेना है। जिस सेना को ये कह रहे हैं वो सेना भी बिना अस्त्र शस्त्र के है, और हार तो निश्चित है। और वोटों की लड़ाई ही नहीं है, गिनती की लड़ाई नहीं है। लेकिन और इन्होंने बड़े सारे मुद्दे बताए कि भ्रष्टाचार की बातें करी, सफाई की बात करी, और नगर निगम के अंदर और भ्रष्टाचारों की बातें करी, कि मनरेगा की बात करी। मनरेगा के अंदर जो इनके कार्यकाल के अंदर, इनके समय के अंदर मनरेगा या नरेगा, जो चीजें नरेगा के अंदर अगर बात करें तो उस समय कैश पेमेंट दी जाती थी, फिर उसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया। अब हम लोगों ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो एक सपना देखा हुआ विकसित देश का, विकसित भारत का 2047 का जो सपना देखा, उसकी तर्ज पे वीबी के नाम से, जी राम जी के नाम से एक नई उसको अपग्रेड करते हुए जो जो कमियां उसके अंदर थी नरेगा मनरेगा के अंदर, उसको अपडेट की गई है। तो ये इनको समझना पड़ेगा। आप लोगों की पॉलिसियां सारी भ्रष्टाचार की भेंट थी, और इस सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे, चाहे वो जी राम जी की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर लोगों के लिए जो उन लोगों का हक बनता है उन तक पहुंचाने वाली पॉलिसियां इस सरकार के अंदर बनती हैं, और उसी पॉलिसियों के माध्यम से जनता जुड़ी रहती है। जनता को पता है कि वो 60 साल 65 साल का कार्यकाल कैसा था, और इस 10 साल के कार्यकाल के अंदर देश ने कितनी तरक्की की है, देश किस स्थिति में था और किस स्थिति में पहुंच गया। तो ये इनको समझना पड़ेगा। और रही बात इलेक्शनों की, तो वो समय भी दूर नहीं है। जैसे हर बार इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि हमारी जीत निश्चित है, हमारी जीत निश्चित है, बाद में कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ईवीएम खराब थी, ईवीएम की बैटरी खराब थी, वोट चोरी हो गए। तो उन मुद्दों को मेरी रिक्वेस्ट है, अब वो पुराने हो चुके हैं, वो लोग समझ चुके हैं, तो उन मुद्दों को मत दोहराना, क्योंकि वो समय एक बार फिर आने वाला है। उन आने वाले समय के अंदर आप एक बार दोबारा यही बातें शुरू ना कर देना, बैटरी खराब थी, ईवीएम खराब थी, वोट चोरी हो गए। तो मेरी आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस प्रवक्ता से, इनके सेनापति से, इनकी सेना से यही रिक्वेस्ट है, जनता के बीच में जाओ, जनता के साथ मिलकर काम करो, जनता के मुद्दों को समझो, देश की भावनाओं को समझो, देश के हितों को समझो। तो आप लोग, जो एक थी कांग्रेस का एक सपना माननीय मोदी जी ने देखा हुआ था, और हमारी बीजेपी सरकार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देखा हुआ है, वो पूरा होने के लगभग नजदीक है। उससे हो सकता है कुछ समय और लेट हो जाए, अगर आप लोगों की भावनाओं को समझे तो। ठीक है यशपाल जी, आपने अपने कंपटीशन बढ़ा दिया है इतनी सारी एडवाइस देकर। कृष्ण जी। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रवक्ता भाजपा के जो कह रहे थे कि सेनापति कोई और है और आदेश किसी और का माना जाता है, हमारी कांग्रेस का आदेश एआईसीसी से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो हमारी पार्टी के आइडियोलॉजिकल है, और उनके नेतृत्व में हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह जी और भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष के नेता है, और सब नेता 37 नेता को
को हमने सारे समाजों को इसमें समाहित किया है। और हमारे जो जिला प्रधान है, जो हमारे अम्बाड़ा के है, शहरी है तीनों और पंचकूला के है, सबको हमने इसमें लवरेज किया है और भी आसपास के लोगों को, क्योंकि पिछला मार्जिन अगर हम देखें पंचकूला का मात्र कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत मार्जिन था। ये इतनी तो वोट चोरी है, अपने मुंह से ही मान रहे हैं भाई, कोई और इल्जाम ना लगा दें। अगर आप वोट चोरी करेंगे, आप प्रशासन के या चुनाव आयोग को प्रभावित करेंगे, ये तो मुद्दा बनता है ना। हमारा सवाल तो बनता है ना भाजपा पे, अगर आपको ईवीएम पर हमारे इतराज आपने स्वीकार्य है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन बातों को हम बाद में करेंगे। लेकिन अब मैडम जी, अब भाजपा किस मुंह से जाएगी? अम्बाड़ा में किस मुंह से जाएगी? पंचकूला में किस मुंह से जाएगी? इसमें आए दिन डकैतियां, आए दिन सुरक्षा की, किसी का कत्ल कर दिया जाता है, किसी का अगवा करके उनको मार दिया जाता है। चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे अम्बाड़ा की बात हो, पंचकूला की बात हो। और धान घोटाला, इतना धान घोटाला 50,000 करोड़ का घोटाला है। खुद शर्मी घोटाला 1500 गए, मान्य कम से कम 50,000 का यह घोटाला है। ऐसे घोटाले करते हैं जिसका जैसे रोजमर्रा की रसोई की चीजें होती है ना, जैसे दूध, अपनी सब्जियां, खाना जैसे खत्म हो जाता है, ये ऐसे घोटाले करते हैं जिसका कोई सबूत नहीं बचता। अपने आप घोटाले करते हैं, अपने आप उसका पर्दाफाश कर देते हैं। ये 1500 तो इनके अम्बाड़े में अनिल विज ने इस बात को स्वीकार किया कि 1500 करोड़ का घोटाला लगभग हुआ है और 9 जिले बकाया है। जब कोई मैडम जी इस पे एफआईआर नहीं हुई है अभी तक, कोई इस पे जांच, कोई सीबीआई या कोई हमारी एसआईटी नहीं बनी है और एफआईआर दर्ज करके कोई, जब तक एफआईआर नहीं होगी तो इनकी अपनी जांच है। अपने अधिकारी को जिन्होंने घोटाला किया वही जांच करेंगे। और जो मेन मुद्दा है, हम इन बातों पे नहीं जाके, अब मेन मुद्दा ये है, 3 जो हमारे पंचकूला, अम्बाड़ा और सोनीपत है, सोनीपत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी कर रखी है। वहां पे सफाई की नहीं है। वहां पे बस अड्डा की आप भीड़ देखो, वहां पे जाम है। तो क्या काम होता है मेयर का? एक स्थानीय स्वशासन होता है, उसको वो अपने क्या कर पाते हैं? अम्बाड़ा में इसमें पूरी तरह से ये फैल हो चुके हैं और अपने गुनाहों में, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। और सभी इनके जितने भी इनके गली लेवल के पन्ना प्रमुख, जो पन्ना लेवल के लोग हैं, वही फार्म भरवाते हैं, वही करवाते हैं सब कुछ। और फिर कहते हैं कि इतने कहां से आ गए, ये इतने घोटाले कहां से हो गए? यार घोटाला तो गली गली में आपने एंट्री करवा दिया, तो घोटाला तो आपके लोग करवाते हैं। 15 लाख राशन कार्ड इनके, ठीक है कृष्ण जी, इन सभी सवालों के साथ में यशपाल जी, ठीक है कृष्ण जी, आपने जो भी सवाल किए मैं यशपाल जी से जरूर पूछूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी भी तो, जिस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं कांग्रेस के अंदरूनी कार्यक्रमों से, वो भी कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं। किस तरह मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और ऐसे में आप जिस तरह से गुटबाजी, अलग अलग नेताओं में बिखराव की तस्वीरें जो सामने आती है, सवाल खड़े करती हैं। क्या जनता के बीच में आप क्या प्रेजेंट कर पाएंगे कृष्ण जी? देखिए मैडम जी, गुटबाजी हमारे इसमें जो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। अपने अपने नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत प्रभाव होता है। पार्टी का तो है ही है, अपना आप होता है। चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो, दीपेंद्र जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, चाहे अन्य जाति के हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, ये अपने राव नरेंद्र सिंह जी हो। भाजपा के पास जो नेता है वो सारे कांग्रेस से तो गए हुए हैं। 80% तो कांग्रेस के नेता है। अगर वो इससे बाहर आ जाए तो भाजपा हरियाणा में वही 2-3 हजार वोट आए। अगर जिनके कैंडिडेट 2009 की बात करें, इनके कैंडिडेटों पे 5 विधायक बनते थे इनके, उनसे पहले। और किसी में 2,500, किसी में 5,000 वोट, किसी में 10,000 वोट ऐसे आती थी। और आज इस तरह से इन्होंने जनता को भ्रम की आवश्यकता नहीं है। भाजपा भ्रम नहीं फैलाए, लोगों का मरम समझे और उनकी मल्लम पट्टी करे। उनके अगर ये कहते हैं हमने एमएसपी दे दी तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अगर सुरक्षा सही है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो ये आए दिन अपहरण, डकैती,
हत्याएं क्यों हो रही है। तो ये सारी बातें, इन पर सवाल बनते हैं। और पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण कहते हैं कि हमने 28 करोड़ वृक्ष लगाए, एक भी वृक्ष इनका लगा हुआ किसी सड़क पे देखा हो तो बताओ। इतना बड़ा घोटाला, हर चीज में घोटाला है इनका। कहाँ तक रामलू बोल रहे, रामलू तना कड़ा कड़ा था रहूं, इन्हें कड़ा कड़ा था रहा। ये तो मतलब सारा को घोटाले कर दिए। आने वाले समय में अब तो इनकी सरकार ऊपर नीचे जब कांग्रेस आएगी प्रदेश में, देश में, तब एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। और तब ये जो अपने मियाँ मुट्ठी बनते हैं ना, आप इनके नेताओं की भाषा देखो, गाली दे के बोलते हैं। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, संसद में हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री है, कैसे बोल रहे थे, क्या इनकी लैंग्वेज है, क्या ये संस्कृति है कि ये राष्ट्रवाद है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी कृष्ण जी। राजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से आपने भी चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया कि कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं, कई नए मुद्दे भी आ सकते हैं, खासतौर पर मनरेगा में जिस तरह से बदलाव हुए उसको लेकर कांग्रेस हावी हो रही है बीजेपी पर, या रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है जमीनी स्तर तक इस पूरी मंशा को जनता तक पहुंचाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या केवल एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है या कांग्रेस इसे नगर निगम चुनाव में भी इस्तेमाल कर पाएगी? नहीं, किया जा सकता है। देखिए, संवेदनाएं होती हैं लोगों को, लोगों की जो है समस्याएं होती हैं। लोग जो है रोजगार के लिए एक अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि रोजगार मिलेगा। तो मनरेगा में चेंज तो हुआ है काफी। कारण क्या है कि अब पहले ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर रोजगार मिलता था। अब केंद्र सरकार जहां चाहेगी, जहां वो जरूरत समझेगी, वहां अधिसूचना जारी करके और कोई प्रोजेक्ट देके वो रोजगार क्रिएट करेगी। तो काफी कुछ चेंज हो गया उसमें। और उसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का पहले 10% ही होता था, अब स्टेट गवर्नमेंट को 40% शेयर देना पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट आता है और रोजगार का प्रोजेक्ट आता है और लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो उसमें जितनी लागत आएगी उसका 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो काफी उसमें चेंज हुआ है। अब ये है कि रेगुलर जिस तरह से ग्राम सभा के प्रस्ताव पर ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल जाता था, वैसा नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि लोग किस आधार पर फैसला करते हैं। क्या वो, हालांकि ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है तो सीधे तौर पर जो है शहरी जनता को प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन लोग सोच सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी जरूरत है और वहां रोजगार के चांसेस अगर कम हो रहे हैं या वो केंद्र सरकार की नियंत्रित रोजगार हो रहा है, तो देखते हैं कि वो किस तरह का फैसला करते हैं। हो सकता है कि वो अपोजिट फैसला भी करे। तो ये देखना की, और ये कांग्रेस को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा एकजुट कर रहा है, क्योंकि सब लोग जो है इस मुद्दे को लेकर सभी स्टेट्स में कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की है और कमेटियां बनाई हैं और सभी नेताओं को एकजुट किया है। लेकिन अब वो रियल में वो कितने समय तक टिकाऊ रहती है, चुनाव के दौरान वो किस तरह से नेता एकजुट रहते हैं, कहाँ वो जो है पार्टी के एक ऑफिशियल कैंडिडेट के साथ एकजुट हो जाते हैं, या फिर वो ये दावा करते हैं कि मैं विनिंग था, मैं दावेदार था, मैं क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हूँ, मेरी वरिष्ठता ज्यादा है, मुझे टिकट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो हो सकता है बगावत पर आ जाए। तो देखने का है कि यहाँ तो अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है दो प्रमुख जो है लोकतंत्र के पहिए के रूप में। हरियाणा में तो दो ही प्रमुख दल हैं, बाकी क्षेत्रीय छोटे दल हैं, तो वो अपना उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं और कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे, लेकिन मुख्य जो कंटेंडर है, जो मुख्य दावेदार है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है। कांग्रेस अगर एकजुट रहती है तो वो ठीक से मुकाबला करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी, अच्छी स्थिति में आएगी। हो सकता है कि उसको कुछ निगमों में सफलता भी मिले। तो अब ये उसकी एकजुटता क्या है और उसकी रणनीति क्या है, तो वो क्या मुद्दे लेकर आती है। हो सकता है कि मनरेगा के मुद्दे को भी वो इस चुनाव में यूज करे लोगों को प्रभावित करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए। तो अब ये चुनाव के जैसे ही चुनाव नोटिफाई होंगे और उसकी जो शुरुआत होगी, उससे पता चलेगा कि कहाँ पार्टी कितने गहराई में खड़ी हुई है। बाकी तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने आप को परख ही लिया, लोकसभा चुनाव में भी परख लिया था। लोकसभा चुनाव में तो वो पूरी 10 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन नहीं जीत पाए, आधी पर रह गए। फिर वो जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, अच्छे बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की दावा कर रही थी कांग्रेस, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। लेकिन उसमें फैक्टर बहुत सारे रहे, बगावत भी रही, गुटबाजी भी रही, ये सारे फैक्टर्स है। वो चाहे ठीक है कि वो खारिज किया जाता है, गुटबाजी की बात जब भी चल जाती है, मीडिया में आई या डिबेट में कहीं होती है तो खारिज की जाती है, लेकिन एक्चुअल में थी। सारे नेता जो है कई चुनाव प्रचार में एक साथ नहीं गए, कई ऐसे मुद्दे उभर कर आ गए, कुछ नेता रूठ कर बैठ गए, कुछ बागी ऐसे खड़े हो गए कि उन्होंने इतने वोट ले लिए
के जो हार जीत का अंतर था वो बागी ले गया कांग्रेस का। तो अब ये टिकट के बंटवारे में भी किस तरह से बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन दी कि नए लोगों को टिकट नहीं दिए, नई जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट दिए जाते तो वो चुनाव जीतते, सीटें निकालते। बहुत सारी बातें हैं, उसके कई तरह की समीक्षाएं हो जाती है। तो अब ये देखना है कि ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं इसमें कांग्रेस अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किस तरह की रणनीति अपनाती है, उस पर निर्भर करता है। बहुत सारी लड़ाई तो रणनीति से जीती जाती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि सिरे से खारिज कर दिया जाता है, गुटबाजी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जब तक आप अपने मर्ज को नहीं पहचानेंगे तब तक आप समाधान नहीं कर सकते हैं। और जो तस्वीरें सामने आती हैं, अगर उन्हें आप ऐसे खारिज कर रहे हैं कि नहीं गुटबाजी नहीं है, मंच पर सार्वजनिक तौर पर लड़ाई हो रही है और आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है। बहरहाल यशपाल जी, जिस तरह से कृष्ण शर्मा जी ने कई सवाल आपसे पूछ लिए, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पर्यावरण का मुद्दा उठाया, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाया, क्या रिपोर्ट कार्ड है आपका जनता के सामने? देखिए भावना, अभी कांग्रेस प्रवक्ता की मैंने बात सुनी, आपने भी सुनी होगी और जनता ने भी सुनी होगी। इनकी जो बातें थी, जैसे एक फिल्म के अंदर डायरेक्टर अपनी मूवी को बनाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियां बनाता है, मनगढ़ंत बातें करता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कुछ स्टोरी इस तरीके की इन्होंने बताई, कोई भी एविडेंस के साथ कोई चीज नहीं बताई, फैक्ट कुछ भी नहीं बताया कि सच्चाई है। उसके कागज, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं उनको सबूतों के साथ आपके सामने पेश कर सकता हूं। अभी इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की 1500 करोड़ रुपए का जो मुद्दा, देखिए कितना कांग्रेस के कार्यकाल और कितना बीजेपी में फर्क है, उन नेताओं में फर्क है। जहां भी दिखा भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर करा, हमारे माननीय मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने उसको उजागर करा और लेटर लिख के दिया उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। अब वो इंक्वायरी होके अगर वो दोषी पाए जाएंगे, जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट भी होगा, उनसे रिकवरी भी की जाएगी। और इनके कार्यकाल के अंदर ये लोगों को अगर इनको कुछ पता लग जाता, ये उन नेताओं को, उन लोगों को, उन अफसरों को बुला के अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लिया करते थे और अपना हिस्सा मांग लिया करते थे। लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ये सच्चाई इन्होंने अपने आप मानी कि अनिल विज ने 1500 करोड़ रुपए का उजागर करा। इनके कार्यकाल के अंदर बताओ कौन सा नेता इनका उजागर करता था? वो अपने हिस्से मांगने जरूर चला जाया करता था। तो ये फर्क है बीजेपी के शासन के अंदर, ये इनको समझना पड़ेगा और जनता के लिए, जनता के बीच में जाके काम करें। और जनता के, जैसे अभी आपने बड़ा बहुत सारा एडवाइस दे दिया, आपने अपना कंपटीशन बढ़ा लिया। हमने अपना कंपटीशन नहीं बढ़ाया, हमने तो विपक्ष को, ये चाहते हैं विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि हम लोग मजबूत रहें, ये लोग मजबूत रहें। इतने गुटों के अंदर ये विपक्ष बटा पड़ा है। कहे कुछ भी ये कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई हम सबको पता है, जनता को पता है कि जितने नेता हैं उतने ही गुट हैं और वो सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। सेनापति, सेना, जिन सेनापति और सेना का नाम ले रहे थे, जो मैंने बोला था कि बिना शस्त्र के इनके पास सेनापति है और सेना है, तो वो सेना और सेनापति भी ऐसे ही दिखाई देंगे क्योंकि उनके ऊपर उनके आका कोई और हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, आप लोगों के चीजें इन लोगों को देखनी पड़ेंगी। और रही बात एक मनरेगा की, बड़ी बात हो रही है कि मनरेगा के अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं, लेकिन वो सच्चाई भी लोगों को, जनता के बीच में आनी चाहिए। देखिए पहले मनरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी थी, अब जी राम जी के विकसित भारत के अंदर 125 दिन की गारंटी है। लास्ट कमेंट का समय हो रहा है। कृष्ण शर्मा जी, थोड़ा सा समय, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद राजेंद्र जी आपसे लास्ट कमेंट का। मैडम जी, मनरेगा की जो बीजेपी का हमारा साथी बार बार बात कर रहा है, मनरेगा में अधिकार होना अलग बात है, सुविधा पहले अधिकार था, अब राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वो मंजूरी दे ना दे। 10% भी स्टेटों को भरने में दिक्कत होती थी, 40% कहाँ भर पाएंगे? ये पहले 15 दिन में रोजगार देना जरूरी था। नहीं, गारंटी का मीनिंग क्या होता है? 125 दिन की गारंटी का मीनिंग क्या होता है?
कोई गारंटी नहीं है, सुविधा है, वो सुविधा है, अधिकार खत्म कर दिया। अधिनियम 2025 21 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव 2025 कानून बना है। मैंने मनरेगा 2005 भी पढ़ा, मैंने 2025 भी पढ़ा। दिन के अंदर पेमेंट मिलती थी, अब 7 दिन के अंदर पेमेंट मिलेगी। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो जब मिलेगी ना, जब आप मजदूरी देंगे, मजदूर लगाओगे तभी तो देंगे ना। 125 दिन का 1 साल से तो कोई मजदूर नहीं लगा आपके यहाँ। आप बताइए 125 दिन की गारंटी का मीनिंग क्या है? अब चुनाव की बात करें, चुनाव पे ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, माल लुटेंगे। जैसे पंचायतों का 1 साल तक इन्होंने कोई चुनाव नहीं कराया, सारा पैसा इनके विधायकों ने और अपने तरीके से उसका यूज किया पंचायती फंड का। इसी तरह स्थानीय प्रशासनों का ये 6 महीने साल जरूर करेंगे। ये करते हैं ऐसे, इनकी अपनी इनकी भावना है, सोच ऐसी। ये इलेक्शन समय पे नहीं कराते, स्थानीय प्रशासन हो चाहे पंचायती राज का हो। तो मेरा कहने का मतलब है सरकार चुनाव कराए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अब तो हवाएं फैसला करेंगी, जिस दीवे में दम होगा बोलता रह जाएगा। बिल्कुल जमानत जब्त होने जा रही है भाजपा की। ठीक है राजेंद्र जी, आपका लास्ट कमेंट है कि ठीक है, लोकतंत्र में सभी दलों की अपनी भूमिका होती है और जो ज्यादा प्रभावशाली दल है वो ज्यादा जो है प्रभाव डालते हैं। तो अब यह है कि ठीक है, कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए, किस तरह से जो है लोगों को राहत मिले। सबसे बड़ा तो आम आदमी उपभोक्ता होता है। हम तो तमाम बातों पर विचार विमर्श कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और आम आदमी की राय को जानने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो उपभोक्ता है, वो सरकार का उपभोक्ता वही है। तो वो देखते हैं कि वो किस तरह से फैसला करता है और क्या अनुभव कर रहा है वो, कि सरकार जो है तीसरे टर्म आई है भारतीय जनता पार्टी की और अपने एजेंडे पर काम कर रही है, विकसित हरियाणा की बात कर रही है। 2047 तक का जो है 2047 विजन जारी कर दिया गया है, जिसमें 50 लाख रोजगार क्रिएट करने की बात है और 10 खरब तक जो है इसका जो SGDP है, उसको सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का, उसको 10 खरब तक पहुंचाना है, डॉलर तक। तो देखते हैं कि अब ये इन सपनों में ये जनता कितना खोती है और भारतीय जनता पार्टी पर कितना भरोसा करती है। पिछला बजट भी था, बजट में भी बहुत सारे कई नए वादे और नए प्रोजेक्ट लेकर आए गए थे और अब आने वाला भी बजट है, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। तो ओवरऑल क्या है कि 3 इंजन की सरकार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। तो उस नारे पर आम आदमी कितना भरोसा करता है, कितनी राहत महसूस कर रहा है, वो कितना किसकी तरफ आकर्षित है, ये चुनाव में जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। इस चर्चा में हमने देखा किस तरह राजनीतिक दलों ने अपने अपने दावे किए, आश्वासन दिए, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन आखिर में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है जनता का फैसला। अब आने वाले चुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे कि शहरी राजनेता कौन होगा, किस पार्टी से होगा, किसको जीत मिलेगी और किसको हार का स्वाद चखना पड़ेगा। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।